बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। जहाँ एक जानब मुल्क में इंतखाबात के बाद सॉर्ट ऑफ PDM 2.0 का क़याम सबके सामने है और एक मरतबा फिर वही जमातें जो माजी में इक़्तिदार में शरीक थीं, उनमें से कई जमातें एक मरतबा फिर इक़्तिदार बनाते दिखाई दे रही हैं। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब एकदम एक्टिव हुई है। उमर अयूब साहब को बतौर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर नामज़द कर दिया गया है। पंजाब में मियां मोहम्मद असलम इकबाल साहब को वज़ारत आला के लिए नॉमिनेट किया गया और इससे पहले KPK के लिए अली अमीन गंडापुर साहब को नॉमिनेट कर दिया गया था। सिंध में जो अपोजिशन की जमातें हैं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस हो, इवन जमीयत उलमा इस्लाम हो, उन्होंने धरना दे दिया है और जामशोरों के मुकाम पर जो है वो धरना दिया गया है, जहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। रिपोर्टेडली कुछ सड़कों को भी ब्लॉक कर दिया गया है। आज वहाँ पे लीडरशिप खिताब भी करेगी, लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है मुल्क में इंतखाबात के बाद, जो कहा जा रहा था कि इस्तेहकाम की तरफ हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे, लग नहीं रहा कि इंतखाबात के बाद मुल्क इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आपस में नाराज़गियाँ इनकी बढ़ गई हैं और पावर शेयरिंग फार्मूलाज तय नहीं हो पा रहे। वोट दिया जाएगा वज़ारत उज़्मा के लिए नून लीग को, लेकिन पीपल्स पार्टी फर्स्ट फेज़ में फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगी। अब ये भी इत्तलात है कि पीपल्स पार्टी सेकंड फेज़ में कैबिनेट का हिस्सा बनेगी और सेकंड फेज़ जो है ये मार्च एंड और अप्रैल के स्टार्ट में हो सकता है। इसकी रीज़न क्या है, इसको प्रोग्राम में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो नाराज़ हो गए हैं मुस्लिम लीग नवाज़ से, काफ़ी उनकी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छे टर्म्स थे मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप के साथ, तो क्या उनको किसी लेवल पर इंगेज करने की कोशिश की गई है? क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो बाकायदा मुलाकात की है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और अब चीज़ें उनके दरमियान जो है वो सेकंड फेज़ में जा चुकी हैं। इन तमाम चीज़ों को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो धांधली के इल्ज़ामात एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही है, वहीं दूसरी जानिब उन्होंने कोशिशें तेज़ कर दी हैं उमर अयूब साहब को जब से नॉमिनेट किया है एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब कोशिशें काफ़ी तेज़ कर दी गई हैं कि उमर अयूब साहब को जितवाया जा सके। पीपल्स पार्टी गो के अनाउंस तो कर चुकी है कि वो आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अभी भी ये कहा है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ बैठने को तैयार है। क्या कहेंगे आप इस सारी सिचुएशन पर? मेरा ख्याल है कि ये जो बाहर खबरें जो आ रही हैं मुख्तलिफ क्वार्टर से, ये सिर्फ पोजीशनिंग हो रही है, इनका हकीकत से कोई इतना लंबा चौड़ा ताल्लुक नहीं है। उम्मीदवार भी होना जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है अगर वो उम्मीदवार बनना चाहते हैं। ऑलरेडी अल्लाह का फजल है, हमारे पास मेजॉरिटी है और इंशाअल्लाह ताला हमारे उम्मीदवार मियां शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो कामयाब होंगे। कोई ना कोई पीपल्स पार्टी के साथ हमारी अरेंजमेंट हो जाएगी। मेरा ख्याल है हमारी ऑलरेडी भी माजी में भी अरेंजमेंट रही है और उससे जो कोई ना कोई जो है रास्ते निकल आएंगे। मैं ज़्यादा तफसील में बात नहीं करना चाहता, तो थोड़ा सा गुरेज कर रहा हूँ। अदरवाइज ये चीज़ें जो हैं, पोजीशनिंग जो है वो पॉलिटिकल पार्टी सब करती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर PTI कर रही है या पीपल्स पार्टी कर रही है या PMLN कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक थिंग्स विल सेटल डाउन। ख्वाजा साहब, आप कह रहे हैं कि मामला तय पा जाएंगे आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान। उन्होंने तो सपोर्ट अनाउंस नहीं कर दी आप लोगों के लिए, मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप की सपोर्ट अनाउंस नहीं कर दी उन्होंने। अभी मामला हतमी तौर पर सेटल नहीं हुए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। मैंने तो जो आपने बात की थी उसको रिस्पांस किया है। मुझे तो पता है कि मामला तय पा चुके हुए हैं, कोई ना कोई अरेंजमेंट जो है वो फाइनलाइज हो चुकी हुई है। मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता, हो सकता है कि छोटी मोटी फाइनल डिटेल्स अभी तय करनी बाकी हों, मुझे उसका भी कोई हतमी पता नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि हम और पीपल्स पार्टी जो है, PMLN एंड पीपल्स पार्टी एंड ऑब्वियसली MQM भी जो है वी आर ऑन बोर्ड। ख्वाजा साहब, अभी चूंकि मुस्लिम लीग नवाज कंपैरेटिवली कंफर्टेबल पोजीशन में है गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेके, एज ऑफ नाउ चूंकि पीपल्स पार्टी आपकी सपोर्ट अनाउंस कर चुकी है, फिर MQM ने आपकी सपोर्ट अनाउंस कर दी है, IPP आपके साथ खड़ी है, तो आप लोग कंपैरेटिवली कंफर्टेबल है, काफ लीग भी आपके साथ है। लेकिन जो अपोजिशन हमें बनती दिखाई दे रही है वो भी
کوئی کمزور اپوزیشن نہیں ہے, بڑی مضبوط اپوزیشن دکھائی دے رہی ہے. مولانا صاحب اور عمران خان صاحب وہ تقریباً ایک پیج پر آ چکے ہیں, اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں, وہ آپ لوگوں کے خلاف ہیں. اس کے بعد بلوچستان میں مینگل صاحب اور اچکزئی صاحب وہ احتجاج کر رہے ہیں. سندھ کے اندر جی ڈی اے وہ جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. تو اپوزیشن تو کافی مضبوط بنتی دکھائی دے رہی ہے اس کیس میں. تو اگر یہ 77 کی اپوزیشن کی طرح مضبوط اپوزیشن بن گئی تو آپ لوگوں کے لیے پرابلمز نہیں کریٹ ہو جائیں گی, مشکل نہیں ہوگا پھر حکومت چلانا آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیں 77 کمپیریبل سچویشن نہیں ہے, وہ تو الیکشن کے نیشنل اسمبلی کے الیکشنز کے دوسرے دن ہی تحریک جو ہے وہ چل گئی تھی اور اس کے نتائج جو ہے تسلیم نہیں کیے گئے تھے نیشنل اسمبلی. اگر آپ کو یاد ہوگا تو میرا خیال ہے کوئی 4 درجن نہیں تو کم سے کم 3 درجن سیٹیں ان اپوزڈ ہوئی تھی, جو مجھے یاد پڑتا ہے. پرانی بات ہے, ہو سکتا ہے مجھے تھوڑی بہت غلطی لگ رہی ہو. اس میں کوئی چیز نہیں, یہاں تو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, پی ٹی آئی نے بھی الیکشن رزلٹ ایکسیپٹ کر لیے ہیں. انہوں نے اپنا چیف منسٹر جو ہے نامنیٹ بھی کر دیا ہے کے پی کے اندر. اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی ایکسیپٹ کر لیے ہیں, ہم نے بھی ایکسیپٹ کر لیے ہیں. سو جو پارٹیز جن کا آپ نام لے رہے ہیں ان کو ضرور اختلافات ہوں گے اور ہو سکتا ہے جینوئن اختلافات ہوں. میں کوئی ان کو خدا نخواستہ جو ہے کو ریفیوٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, لیکن یہ کمپیریبل سچویشن نہیں ہے. میں نے 1977 کا الیکشن وٹنس کیا ہوا ہے. آئی واز پارٹ آف دا الیکشن. اس الیکشن میں میں خود تو شریک نہیں تھا, لیکن میں ایز اے ورکر اس پارٹ الیکشن میں کا ایک حصہ تھا. تو اس کے بعد تحریک کا بھی حصہ رہا جو چلی جو ہے. تو یہ آئی تھنک دے آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. باقی اگر پی ٹی آئی الیکشن جو ہے میں حصہ لیتی ہے وزیر اعظم میں, ان کا حصہ ہے, ان کا رائٹ ہے, ان کو حصہ لینا بھی چاہیے. اس سے پروسیس کو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ملتی ہے. اچھا خواجہ صاحب, ابھی چونکہ پیپلز پارٹی کابینہ میں شیئر ہولڈنگ کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ لوگوں کا جو پچھلا ایکسپیرینس ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا, اس میں جتنے بڑے فیصلے تھے ان کا سارا برڈن الٹیمیٹلی آپ لوگوں کے کاندھوں پر پڑا. ابھی جو ملک کے حالات ہیں ان میں بھی سخت فیصلے کرنے پڑیں گے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو آپ لوگوں کے ساتھ آن بورڈ ہونا چاہیے اس حوالے سے, ان فیصلوں کو بھی آن کرنا چاہیے, پاور شیئرنگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے؟ میں یہ بات جو آپ بات کر رہے ہیں پریفریبل سچویشن تو یہی ہے کہہ رہے ہیں, یہ تو بالکل آئیڈل سچویشن ہوگی. لیکن میں تھوڑا سا اس بحث سے ہٹ کے آپ کروں گا کہ دیکھیں مشکل فیصلے جو ہے ہمیشہ جو بھی ساری دنیا میں جب گورنمنٹس بنائی جاتی ہیں تو اگر اکانومی کے مشکل فیصلے ہوں یا فارن پالیسی کے مشکل فیصلے ہوں یا کوئی اور مشکل فیصلے ہوں, تو مینلی میں اکنامک فیصلے جو ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ بڑے انیشل سٹیج پہ لے لیے جاتے ہیں تاکہ ان کے جو ڈیویڈنڈز ہیں وہ 1-2 سال کے اندر آ جائیں اور ان فیصلوں کی ایک جسٹیفیکیشن جو ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے کہ بھئی اس وقت یہ آپریشن اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ صحت یاب جلدی ہو جائیں. تو اگر آپ یہ فیصلے 2 سال بعد کریں گے یا 3 سال بعد کریں گے تو الیکشن تک جو ہے وہ اکانومی جو ہے ابھی بھی جو ہے آپریشن تھیٹر میں ہوگی. تو یہ تو ہمیں پہلے ہفتے 2 ہفتے میں یا میکسیمم جو ہے بجٹ سے پہلے آپ کو جو پریزنٹیشن ہے جون کی بجٹ, اس میں یہ فیصلے جتنے بھی مشکل فیصلے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو فیصلے جو انٹرنیشنل ہمارے جو جن سے ہم لوگ قرضہ لیتے ہیں اس کی بجائے ہم مشکل فیصلے اندر کریں, اپنے ملک کے اندر کریں. ہم جو ویسٹیج اور چوری جو ہے اس کو بند کریں, تو ہمیں کوئی اور فیصلے عوام پہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چوروں سے, ٹیکس چوروں سے یا بجلی چوروں سے یا گیس چوروں سے یا تیل چوروں سے, ان لوگوں سے اگر آپ نجات حاصل کر لیں گے تو آپ عوام پہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ چور جو ہیں اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہوئے ہیں, آپ یہ سگریٹ کی لابی دیکھ لیں, آپ گاڑیوں کی لابی دیکھ لیں, ٹائر کی لابی دیکھ لیں, اسٹیل کی لابی, یہ سارے جو گروپ ہیں اس طرح کے جو ٹیکس نہیں پے کرتے, یا ریٹیل سیکٹر ہمارا جو ہے جتنا ان کو ٹیکس پے کرنا چاہیے اس کا وہ 2% 3% ٹیکس پے کرتے ہیں, تو ان کو بھی کسی اچھے طریقے سے تاکہ ان پہ زیادہ بوجھ بھی نہ پڑے, ریٹیل سیکٹر کو بھی نیٹ میں لانا چاہیے اور عام آدمی کو جو ہے وہ بینیفٹ ٹرانسفر ہونا چاہیے. اچھا خواجہ صاحب, اس وقت جو ملکی صورتحال ہے بہت ضروری ہے کہ
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मुस्तकबिल की फ़ैसला साजी के हवाले से ऑन बोर्ड हूँ, तो तहरीक इंसाफ आप लोगों की तवक्कुआत के बरक्स इनफरादी तौर पर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वोट्स और सबसे ज़्यादा नंबर लेकर सीट्स के एतबार से पार्लियामान में पहुंची है। आप लोग मुस्तकबिल की फ़ैसला साजी के लिए तहरीक इंसाफ के साथ बैठेंगे? देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दूंगा। असेंबली के फ्लोर पे मियां शहबाज ने जो है ऑफर की थी, जब वजीर आजम जो थे इमरान खान साहब थे, वो ऑफर वेलकम नहीं की गई थी बल्कि उसका तमस्खर उड़ाया गया था उस वक्त। जो है हम तो हर वक्त जो है तमाम जो फ्रीक हैं हमारे पावर की जो इक्वेशन है उसमें सबके साथ जो है बात करने को तैयार हैं, बल्कि सबको बात करनी चाहिए। इट शुड बी ए जॉइंट इनिशिएटिव, कोई हमारा अकेले का इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए, सबको वेलकम करना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट जो है, अगर हम लोग जो लीडरशिप क्लेम करते हैं, अगर वो नहीं उसको उसका इदराक नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सिर्फ इसलिए कि कोई और हुकूमत में है तो हमने नहीं करना। मैं समझता हूँ कि ये कोई मुहिब्बुल वतनी नहीं है। हमने तो उस वक्त जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी ऑफर किया था और आज भी ऑफर मौजूद है कि कोई रूल्स ऑफ बिजनेस जो है, कम से कम इकोनॉमिक बिजनेस जो है उसका जो है मईशत का जो कारोबार है उसकी हम तय। अच्छा ख्वाजा साहब, पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों के जो मामला तय हुए हैं उनमें क्या ये चीज़ें तय हो चुकी हैं कि सदर ममलिकत के लिए, स्पीकर कौमी असम्बली के लिए और चेयरमैन सेनेट के लिए आप लोग पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट करेंगे? मैं इन जो पार्लेज हो रहे हैं मैं इनका हिस्सा नहीं हूँ। मैं तो सियालकोट बैठा हूँ। मेरे साथी जो लाहौर में या इस्लामाबाद में जो है इस प्रोसेस में शामिल हैं, मेरा ख्याल है उनको बेटर इल्म होगा कि कौन लोग जो है वो प्रेसिडेंट कौन बनेगा, सेनेट के चेयरमैन और स्पीकर साहब कौन बनेंगे। मेरा ख्याल है कि जो है ये नेगोशिएशंस जो हो रही हैं बिटवीन डिफरेंट पार्टीज, उसमें ये चीज़ें तय हो। अच्छा ख्वाजा साहब, मुस्लिम लीग नवाज के जो बड़े लीडर्स इलेक्शंस हारे हैं, आई मीन राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा खुरम दस्तगीर साहब, मियां जावेद लतीफ़ साहब, इन लोगों को कैबिनेट के अंदर किसी जगह पर बतौर मुशीर आप लोग समझते हैं कि जगह दी जाएगी? नहीं, मैं इस पे बिल्कुल कोई मुझे इल्म भी नहीं है और कमेंट करना भी जो है ये तो फैसला जो है टॉप लीडरशिप ने करना है। मियां शहबाज साहब या मियां नवाज शरीफ साहब जो है हमारे कायद जो है उन्होंने ये फैसला करना होगा। ये एक फैसला जो है सेंसिटिव भी है और इम्पोर्टेंट भी है। मैं इस पे कमेंट जो है मेरा करना मुनासिब भी नहीं है और मुझे इसके मुताल्लिक कोई कहना भी नहीं चाहिए। इस वक्त ये it will add to ऐसे एक नई कंट्रोवर्सी न शुरू। अच्छा ख्वाजा साहब, आप लोगों ने मौलाना साहब को काफ़ी नाराज़ कर दिया है, बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना साहब ने, और अब एक के बाद एक जो स्टेटमेंट आ रही है मौलाना साहब की वो बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स हैं आप लोगों के खिलाफ भी इवन। तो आप समझते हैं कि इस स्टेज पे मियाँ साहब को एफर्ट करनी चाहिए कि वो मौलाना साहब को मनाएं और उनको हुकूमत का हिस्सा बनाएं? मेरा ख्याल जरूर बात करनी चाहिए मौलाना के साथ। मौलाना हमारे साथी रहे हुए हैं, जाती तौर पे भी उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, भाइयों वाला ताल्लुक है और वैसे भी सियासी ताल्लुक भी एक बड़ा दरीना सियासी ताल्लुक है उनके साथ। उनके साथ जरूर बात करनी चाहिए, उनको हम ख्याल अपना जो है बनाना चाहिए, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। पीटीआई के साथ बैठ के मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि वो पीटीआई के साथ जाके बैठ के हैं। जो अगर केपी में वो एहतजाज कर रहे हैं तो केपी में जो अगर कुछ जो उनकी एलिगेशंस हैं अगर वो सच हैं तो उसके बेनिफिशियरी तो पीटीआई है। उनके साथ तो किस तरह बैठ सकते हैं, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूँ। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।